नमस्कार, मैं सीमा परिहार श्री सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम पाठ 1 ग्रह विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। तो पहले हमने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थान ने मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया था। उस घोषणा पत्र में ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि एक मानव के जीवन को उच्च गुणवत्ता बनाने के लिए हमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, या किसी देश की जीडीपी को सुधारने के लिए, सकल घरेलू उत्पाद सुधारने के लिए, या मानव विकास को सही दिशा देने के लिए, किसी देश को विकसित बनने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है। तो जरूरी है कि प्रत्येक देश ऐसे कानून बनाए या ऐसी व्यवस्था करे जो वहां के प्रत्येक नागरिक को एक अच्छा जीवन दे सके। तो वहां अच्छे जीवन के लिए वहां के संविधान में, वहां के कानून व्यवस्था में ऐसे नियम होने चाहिए। तो वो कौन से नियम है जो किसी देश के उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। तो हमने पढ़ा, दासता और उत्पीड़न से स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून, समान सुरक्षा और भेदभाव रहित समाज होना चाहिए। सभी लोगों के लिए एक स्थायी निवास की या किसी भी जगह पर, अपने देश में किसी भी स्थान पर, किसी भी राज्य में निवास स्थान की सुरक्षा होनी चाहिए, निवास स्थान कर सके इसकी स्वीकृति होनी चाहिए। सरकार के विरुद्ध बोलने की या सरकार के किए गए कार्यों की आलोचना करने की उन्हें छूट होनी चाहिए। जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे अपराधी ना माना जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोगों को अधिक से अधिक रोजगार होना चाहिए और समान कार्य के लिए समान वेतन या कम से कम न्यायोचित वेतन तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात, किसी भी देश का जीवन स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक है कि वहां पर शिक्षा का अधिकार होना आवश्यक है और दूसरा मत देने का अधिकार होना आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। 2 सूचक अर्थात जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता किसी स्थान विशेष, निर्धारित समय विशेष पर एक सामान्य चित्र प्रस्तुत करते हैं कि वहां का जीवन कैसा है। यानी किसी भी देश के लिए वहां के लोगों का जीवन और जीवन स्तर हम देखते हैं कि वहां जीवन जीना और जीवन में कितनी गुणवत्ता, यानी कौन कौन सी सुख सुविधाएं हैं जिनका वो लोग पालन करते हैं, कौन कौन से विशेष अधिकार दिए गए। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई देश कितना संपन्न है, या कोई देश की जो जनसंख्या है वो कितने अच्छी तरीके से वहां पर निवास करती है, या वहां के लोगों का जीवन उच्च किस्म का है या निम्न है। जीवन के उच्चतर स्तर का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति और समाज को उच्चतर गुणवत्ता, उचित मात्रा में सामग्री और सेवाएं उपलब्ध। उच्चतर स्तर का अर्थ क्या है कि समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसे अपने जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए जो आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है, जिन सुविधाओं की आवश्यकता है, जिन सेवाओं की आवश्यकता है, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, वो उनको आसानी से मिल जाए। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी प्रति व्यक्ति को अक्सर जीवन स्तर मापने के उपयोग में लाया जाता है। यानी किसी देश की कुल वास्तविक आय कितनी है और प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो प्रति व्यक्ति आय जितनी होगी ये निर्धारित करेगा कि किसी व्यक्ति का किसी देश में जीवन स्तर क्या है। हम देखते हैं कि विकासशील जो देश है वहां पर आमदनी ज्यादा है, विकसित जो देश है, क्षमा कीजिए, विकसित जो देश है वहां पर व्यक्तियों की आय ज्यादा है और उनके खर्चे कम है। तो उनकी आय उनके शौक मौज मनोरंजन के लिए या भविष्य के लिए शेष बच जाती है। और भारत जैसे देश जहाँ विकासशील देश है वहां पर प्रति व्यक्ति आय कम है लेकिन आय से अधिक वहां पर खर्च है। तो प्रति व्यक्ति कितनी आय मिलती है ये निर्धारित करता है कि व्यक्ति का जीवन स्तर कैसा होगा। जीडीपी में वृद्धि का संबंध अपेक्षाकृत अधिक भौतिक सुख सुविधा से होता है। अगर किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है, जीडीपी में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, तो ऐसे व्यक्ति और ऐसा देश सुख सुविधाओं से संपन्न होगा। इस प्रकार जीवन के उच्चतर स्तर से संबंध रखता है। जीवन के उपयुक्त स्तर का अधिकार मानव अधिकारों की विश्वव्यापी वैश्विक घोषणा को, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषणा की है उस घोषणा में ये कहा गया है कि जीवन स्तर कैसा है और कैसा होना चाहिए
उसके लिए इस घोषणा पत्र के अनुच्छेद 25 में कुछ नियम और कुछ अधिकार जो पूरे विश्व के मानवों के लिए दिए गए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के और परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए उचित जीवन स्तर का अधिकार है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के लिए और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए और उनको खुश रखने का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। इसमें सम्मिलित है, यानी हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है जिसे अपन कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाओं का अधिकार। यानी हम कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति को इन सुविधाओं पर अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा बेरोजगारी, बीमारी, अपंगता, वैधव्य यानी विधवा, वृद्धावस्था अथवा जीवन की अन्य परिस्थितियों में कमियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, से सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है। यानी कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याएं आती हैं जिसे सुलझाना शायद व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां भी कि जब व्यक्ति बीमार हो जाए, उसके पास रोजगार के अवसर न हो, विधवा स्त्रियों के भरण पोषण, उनकी जिम्मेदारी, अपंग व्यक्ति या वृद्ध अवस्था में उनकी देखभाल, उनकी सेवा करने की ऐसी व्यवस्था है, उन सभी समस्याओं का समाधान भी उस देश की सरकार को करना चाहिए। समुचित स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए उचित का अर्थ है पर्याप्त भोजन, पर्याप्त कपड़ा और मकान। यानी ये तीन चीजें तो प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे कोई भी देश हो, अगर अपने देश में निवास करने वाले लोगों को ये तीन चीजें मिलती है तो हम मान सकते हैं कि वहां का जीवन स्तर सामान्य है। मातृत्व और बाल्य अवस्था में विशेष देखभाल और सहायता की जरूरत होती है। सभी बच्चे जो वैवाहिक या वैवाहिक संबंध से जन्म लेते हैं, यानी शादी के बाद और शादी से पहले जन्म लेते हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। कई बार विवाह से पहले ऐसी संतान जो विवाह से पहले ही जन्म ले लेती है या बाहर के संबंधों से जन्म लेती है, तो ऐसी संतान को समाज में नाजायज के नाम से जाना जाता है। समाज में ऐसी संतान को अच्छा नहीं माना जाता है, अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। तो ऐसे बच्चे जो जन्म लेते हैं, उन बच्चों को अब समाज में सुरक्षा मिलनी चाहिए, हीन भावना से सुरक्षा मिलनी चाहिए। जीवन की यह एक सच्चाई है, कई कारणों से सभी व्यक्ति समान रूप से संपन्न नहीं होते। कोई अमीर, कोई गरीब, यानी समाज में बहुत जो वर्ग है, अमीर का वर्ग, सामान्य वर्ग और निम्न वर्ग। अतः यह उन व्यक्तियों का दायित्व बन जाता है जिनको अधिक धन लाभ है। वे उन व्यक्तियों की सहायता करें जो अभावग्रस्त है, यानी जिनके पास धन है। उन व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वो उन लोगों की सहायता करे जिनके पास धन की कमी है। यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व के 1/3 लोग, गरीब लोग भारत में निवास करते हैं। गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा का तात्पर्य है कि प्रत्येक देश की सरकार या प्रत्येक देश ये निर्धारित करता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम आय कितनी होनी चाहिए एक वर्ष में, एक महीने में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कि वो व्यक्ति कितना कमा लेता है। एक निश्चित आय से कम कमाने वाला व्यक्ति, मान लो कि हम ये तय करते हैं कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 30 रुपए तो कम से कम कमाना ही चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो रोज 30 रुपए से कम कमाता है, तो वो व्यक्ति क्या होगा? गरीबी रेखा से नीचे। यानी जो न्यूनतम या कम से कम जो मात्रा निर्धारित की गई है आय की, उससे जो भी नीचे जीवन यापन करते हैं या जिनकी आय कम है, उस व्यक्ति को हम गरीब कहते हैं या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग कहते हैं। यानी न्यूनतम आय का स्तर, यह आय का न्यूनतम स्तर जो किसी देश में जीवन का उपयुक्त स्तर पाने के लिए आवश्यक होता है, यानी कम से कम। इससे भी नीचे वाला गरीबी रेखा। इस स्तर में भोजन, वस्त्र और मकान जैसी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, यानी कम से कम एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान तो मिलना ही चाहिए। यदि एक परिवार की आय उल्लिखित अंकों से कम है तो यह परिवार बीपीएल परिवार, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार कहलाता है। गरीबी रेखा समय के साथ साथ परिवर्तन होती रहती है, यानी सरकार समय समय पर निर्धारित करती है महंगाई के अनुसार कि किसी व्यक्ति की कितनी आय है
और उस आय से कितनी कम आय वाले व्यक्ति बीपीएल कार्ड धारक बनेंगे। गरीबी रेखा समय के साथ परिवर्तित होती है और क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकती है। विभिन्न सरकारों और संस्थाओं द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से इसे परिभाषित किया जा सकता है। और जिन व्यक्तियों की आय न्यूनतम आय से कम है, जो बीपीएल कार्ड धारी व्यक्ति है, सरकार उन लोगों के लिए विशिष्ट सुविधाओं की या विशेष सुरक्षा का प्रावधान करती है। विकास गरीबी कम करने का मूल्यांकन, यानी किसी देश में कितना विकास हुआ है, ये विकास तय करेगा कि उस देश में गरीबी का जो अंतर है या जो गरीबी का स्तर है वो कितना है। परंतु किसी राष्ट्र या वर्ग के विकास की गति उसके सभी सदस्यों की उत्पादकता और सफलता पर निर्भर करती है। यानी कोई भी राष्ट्र कितना विकासशील है, ये निर्भर करता है कि उस देश के सभी सदस्य कितना कार्य करते हैं, कितने व्यक्ति रोजगार पर है, कितना उत्पादन करते हैं, उस पर निर्भर करता है और कितनी सफलता उन्होंने प्राप्त किया। तो इस संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि समाज के सभी सदस्यों द्वारा अभावग्रस्त लोगों को एक बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ और संबद्ध प्रयास करने चाहिए। अक्सर ये कहा जाता है व्यक्ति को समाज को वह सब वापस देना चाहिए जो उसे प्राप्त हुआ। यानी कहने का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास संपत्ति है, धन है, जो उसे समाज से मिला है, यानी देश में कार्य करने से मिला है, तो उसका वापस से कर्तव्य बनता है कि जो उसे समाज से लिया है उसे समाज को वापस दे। यानी ऐसे वर्ग जिनको सहायता की आवश्यकता है उन्हें सहायता प्रदान कर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये प्रश्न है जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता। हम जिस तरह का जीवन, रहन सहन, खान पान हमारा है, हम रहते हैं, हमारे परिवेश को हम जीवन स्तर कहते हैं। उस जीवन स्तर को और बेहतर बनाना वो कहलाएगा जीवन की गुणवत्ता। सामाजिक दायित्व, यानी हमारी कौन कौन से उत्तरदायित्व है, यानी समाज से हमने जो कुछ लिया है समाज को लौटाना। स्वेच्छावृत्ति का अर्थ है अपनी इच्छा से कार्य करना और श्रमदान का अर्थ है मेहनत करना और बदले में कुछ ना लेना, और वो कार्य हमेशा समाज की भलाई के लिए ही होते हैं। पहले सामाजिक दायित्व को कुछ लोगों की दूरदर्शी और धर्म प्रचारकों के विशेषाधिकार के रूप में देखा जाता था। हम ये ऐसा मानना जाता था कि कुछ जो धनवान लोग हैं, बड़े विचारक हैं या विशेष तबके के लोग हैं, उनका कर्तव्य है कि वो समाज के लिए कुछ करें, जिनका विश्वास था कि वे उन लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। और हमें ये लगता था कि वे धनवान लोग, जो धार्मिक लोग हैं, हमारे गुरु हैं, वो हमारा जीवन बदल सकते हैं। जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है उन्हें आजकल ये दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से समाज के अभावग्रस्त वर्गों की मदद के लिए कल्याणकारी मॉडल बन गया। और आजकल ये विचार कि समाज के लिए हमें करना चाहिए, बड़े लोगों को करना चाहिए, वो कार्य करने वाले लोग या जो कार्य करते हैं वो जिस योजना से मदद करते हैं उसे कल्याणकारी मॉडल कहते हैं। एक परिपक्व दृष्टिकोण जो इन लोगों के प्रति किसी समाज सेवक के व्यक्तित्व का घोतक है और जो इन लोगों को वास्तव में पसंद करता है, उनके कल्याण से सरोकार रखता है, धैर्यवान है, वर्ग, संस्कृति, धर्म और जाति को लेकर भेदभाव नहीं करता, ऐसा व्यक्ति ही लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। कठिन परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता, जाहिर सी बात है जब हम समाज के लिए, समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न करते हैं तब हमारे सामने बहुत विकट परिस्थितियां भी कभी कभी आ जाती, क्योंकि समाज बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करता और जो समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करता है कई बार उसे समाज के लोगों का विरोध भी सहन करना पड़ता है। समस्याओं को स्वीकार करना और सहना कि हाँ मैं इस समस्या को स्वीकार करता हूँ, मैं इस समस्या को दूर करूंगा और जो भी परिस्थिति आएगी उसे सहन करूंगा, समाज सेवियों से अपेक्षित है। समाज सेवा में संलग्न अधिकांश व्यक्ति अपने कार्य के प्रति समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। सामाजिक दायित्व, विशेष रूप से सरकार, संस्थाओं और कंपनियों के द्वारा ऐसी कार्यवाही और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों को मदद मिल सके और समाज पूर्ण रूप से संपन्नता की ओर अग्रसर है। वर्तमान में आवश्यक है सरकार और संस्थाओं की और कई कंपनियों की कि वो ऐसे लोगों की मदद करे जिससे समाज में गरीब वर्ग के या जरूरतमंद व्यक्तियों को मदद मिल सके और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिल सके।
ये प्रयास विभिन्न आवश्यकताओं के लिए किए जा सकते हैं, जैसे जरूरतमंद लोगों की आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाना। जैसे अभी एक वर्तमान में है कि कोरोना की वजह से कई सारे व्यापार वाणिज्य या छोटे मोटे काम धंधे करने वाले लोगों के व्यापार या दुकानें बंद हो गई, 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। तो समाज के कई संस्था और कंपनियां आगे आई, ऐसे लोगों को क्या किया, उन्होंने घरों में फ्री में राशन वगैरह बांटा, जिससे उनकी परिस्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। खुद युवा आके आए, अपने नगर, अपने राज्य, अपने देश को साफ सफाई करने का कार्य करे, दूसरों पर निर्भर ना रहे। शिक्षा, चारों तरफ शिक्षा है, लोगों को शैक्षिक करने का कार्य, शिक्षा से जागरूकता फैलाए। कृषि और अनेक अन्य पहलू जिसमें भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य, बड़ों तथा भिन्नता सक्षम व्यक्तियों की देखभाल सम्मिलित है। सामाजिक दायित्व, किसी समाज में व्यक्तियों, समुदायों तथा संस्थानों में कुछ न्यूनतम स्तर तथा अवसर देने के लिए व्यक्ति किस प्रकार कार्य करते हैं से संबंधित है। स्वैच्छिक सेवा, स्वैच्छिक सेवा अपनी इच्छा से सेवा करना, जिसमें व्यक्ति बिना किसी वित्तीय या भौतिक लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से दूसरों के लिए कार्य करता है। ये प्रश्न है, स्वैच्छिक सेवा क्या है? तो बिना किसी उद्देश्य के लिए हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, वो कहलाएगा स्वैच्छिक सेवा, वो कहलाएगा स्वैच्छिक सेवा। अच्छा, स्वेच्छावृत्ति के लिए ये कहा गया है कि व्यक्ति अपना समय, प्रतिभा, कौशल, ऊर्जा का योगदान सामान्यतः अपने समाज के लिए परोपकार, शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक अथवा अन्य उचित उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से और बिना किसी धन प्राप्ति के उद्देश्य से करता है। यह आवश्यक है। और वर्तमान के युवा में ये प्रवृत्ति विशेष तौर पर है कि उन्होंने जो कुछ सीखा है वो वापिस से समाज को देने के लिए वो लोग प्रेरित है, वो लोग कार्य करते हैं और अपने आसपास की सफाई करने के लिए, जीवों की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए युवा स्वेच्छा से आते हैं और अपना समय भी, अपने जो इंटेलिजेंस, ये जो उनके अंदर गुण है और जो जोश है कार्य करने का, वो सभी कार्य अपने समाज के लिए करते हैं और बदले में वो किसी प्रकार का कोई धन नहीं लेते। यह काम वो निस्वार्थ भाव से करते हैं और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए की जाती है। स्वेच्छावृत्ति का आपके समुदाय पर सार्थक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप अगर स्वेच्छा से कार्य करते हैं तो आप जिस समाज में ये कार्य करते हैं या जो आपसे लोग देखते हैं, आपको काम करते हुए देखते हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है और वो भी आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। कभी कभी स्वेच्छावृत्ति कौशल को प्राप्त करने में भी सहायता करती है। स्वैच्छिक सेवा कई रूपों में होती है। हम कभी कभी जब समाज सेवा के लिए निकलते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे हुनर भी आते हैं कार्य करने को। स्वैच्छिक सेवा कई रूपों में होती है और अनेक प्रकार के व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है। बहुत से स्वयं सेवकों को उन क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैसे एनसीसी के छात्र है तो उनको भी क्या होता है, छोटी मोटी सेवा करने के लिए या कई सारे कार्य, जैसे प्राथमिक चिकित्सा है, मरीजों को किस प्रकार की सेवा देनी है, आपको तुरंत कैसी परिस्थिति में क्या कार्य करना है, छोटे मोटे प्रशिक्षण दिए जाते हैं। और वर्तमान में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज के सदस्यों को सुरक्षा देने के लिए आपको समय समय पर प्रशिक्षण देती है, जिसमें वे कार्य करते हैं जैसे चिकित्सा, शिक्षा, विपदा राहत, अन्य प्राकृतिक तथा मानव निर्मित परिस्थितियां। समय समय पर कैंप लगते रहते हैं जो हमें स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित जो कैंप है वो लगते रहते हैं। तो स्वयं सेवक संघ ऐसे कार्य करते रहते हैं और ये जो स्वयं सेवकों का संघ है वो विभिन्न परिस्थितियों में मानव के लिए सहायता का बहुत बड़ा काम करती है। जब विद्यार्थी उस क्षेत्र में सेवा कार्य करते हैं जिसमें से वे विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं, जैसे अभी कोरोना काल में बहुत सारे नर्सिंग कर्मी या जो रिटायर्ड डॉक्टर थे वो स्वेच्छा से अपनी चिकित्सा सेवाएं देने के लिए आगे आए। कई सारे युवा थे जो पुलिस मित्र बनकर कार्य कर रहे थे, लोगों तक आवश्यक सुख सुविधाएं, जो उनकी आवश्यक चीजें हैं उन्हें पहुंचाना, लोगों को अस्पताल ले जाना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, ये कार्य स्वेच्छा से कर रहे थे। प्रारंभिक बालवाड़ी शिक्षा, बड़ों की देखभाल इत्यादि, तब इसे कौशल आधारित स्वेच्छावृत्ति कहा जाता है। यानी जो ट्रेनिंग ली हुई है उसका आप उपयोग करें, इसे अपन कहेंगे स्वेच्छावृत्ति, कौशल आधारित स्वेच्छावृत्ति। यानी किसी काम में आपको प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है और आप उस प्रशिक्षण को अच्छे कार्यों में या सेवा में लगाते हैं तो उससे अपन कौशल आधारित स्वेच्छावृत्ति कहते हैं।
स्वैच्छिक सेवा के दूसरे क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्वैच्छिक सेवा सम्मिलित, यानी पेड़ पौधों या अपने आसपास के पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए जो कार्य करते हैं, जैसे हमारे जलाशय की साफ सफाई करना, जीवों के लिए घर बनाना, उन्हें भोजन की व्यवस्था करना, पेड़ पौधे लगाना, पक्षियों के लिए घोंसले, दाना पानी की व्यवस्था करना, स्वयं सेवक गतिविधियों की एक श्रृंखला का आयोजन कर सकते हैं जो पर्यावरणीय प्रबंध में सहायता करती है। इसमें पर्यावरणीय नियंत्रण, पारिस्थितिकी पुनर्द्वार जैसे कि वनस्पति को पुनः उगाना, जो खरपतवार है उसे हटाना, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में शिक्षित करना शामिल है। ई स्वैच्छिक सेवा, ऑनलाइन स्वैच्छिक सेवा या साइबर सेवा या टेली ट्यूटरिंग के नाम से भी जानी जाती है। यानी आप अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो आप ऑनलाइन किस प्रकार इंटरनेट के माध्यम से लोगों की सहायता कर सकते हैं। इसके लिए स्वयं सेवक कंप्यूटर और इंटरनेट का पूर्ण या आंशिक रूप से उपयोग करते हुए चयनित कार्यों में सहायता करते हैं। आज की कक्षा का यही समापन करते हैं और कल हम इससे आगे का पढ़ेंगे। श्रमदान, सेवा और कार सेवा। श्रमदान तो हम करते हैं कि मुफ्त में किसी कार्य में को करते हैं, हम सिर्फ अपनी मेहनत देते हैं और बदले में किसी प्रकार का कोई राशि या धन नहीं लेते। सिर्फ सेवा का उद्देश्य होता है और मन की शांति होती है। और कर सेवा का अर्थ होता है अपने हाथ से सेवा करना। तो ये अध्ययन हम कल लगातार इस चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।